नमस्ते सभी को। मैं ने फोन लट हूँ, जो म्यांमार के राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के रूप में सेवा प्रदान कर रहा हूँ। हमारी नियमित कोशिशों के तहत मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी साझा करूंगा। हिंसक सैन्य बलों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक अवैध और धोखाधड़ी चुनाव की तैयारी के हिस्से के रूप में कुछ व्यक्तियों और संरचनाओं में बदलाव किए हैं। इसके अलावा 9 राज्यों और क्षेत्रों, जिसमें 63 टाउनशिप शामिल हैं, को मार्शल लॉ के अधीन कर दिया गया है, जबकि शेष टाउनशिप में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं, सुरक्षा और मानवाधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। इन कार्यों को सक्षम करने के लिए आतंकवादी सैन्य बल ने प्राइवेसी और सुरक्षा संरक्षण कानून के अनुच्छेद 5, 7 और 8 को निलंबित कर दिया है, जिससे नागरिकों के गोपनीयता और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार कमजोर हो गए हैं। सैन्य नियंत्रण में रखे गए टाउनशिप में वह क्षेत्र के स्वप्रशासित क्षेत्र में स्थित होपन टाउनशिप शामिल है। अन्य टाउनशिप में वे क्षेत्र शामिल हैं जो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी मंदा द्वारा प्रभुत्व और नियंत्रण में हैं। ये कार्य सभी जातीय सशस्त्र समूहों के लिए सीधा चुनौती है, जिसमें वे समूह शामिल हैं जिन्होंने कथित तौर पर संघर्ष विराम की घोषणा की थी, और साथ ही पूरे म्यांमार की जनता के लिए भी। इस उकसावे के परिणामस्वरूप हवाई हमलों में वृद्धि हुई है। युद्ध अपराध, नागरिकों पर लक्षित हमले, जबरन सैन्य भर्ती, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत, यातना और बिना न्यायिक प्रक्रिया के हत्या जैसे कृत्य और व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो पिछले उदाहरणों की तुलना में अधिक व्यापक स्तर पर है। जानकारी के अनुसार हिंसक सैन्य बलों ने 1 अगस्त से 14 अगस्त 2025 तक 2 सप्ताह की अवधि में मंडाले, सगाइन, मघवे और राखाइन राज्य सहित 10 राज्यों और क्षेत्रों में नागरिक आबादी को निशाना बनाते हुए कम से कम 51 हवाई हमले किए। इन हमलों के कारण बच्चों, भिक्षुओं, जातीय समुदाय के सदस्यों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित 86 नागरिकों की मौत हुई और 167 लोग घायल हो गए। 17 अगस्त 2025 को करेन्नी अंतरिम प्रशासनिक परिषद (IEC) ने बताया कि करेन्नी राज्य के मावची में सैन्य वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमलों और नागरिक क्षेत्रों पर अंधाधुंध गोलाबारी के कारण 32 नागरिक मारे गए और 5 घायल हुए। ताम राष्ट्रीय मुक्ति सेना (TNLA) की सूचना और जनसंपर्क विभाग ने रिपोर्ट किया कि आतंकवादी सेना ने अगस्त के महीने में मोगोक कस्बे में 4 बार, क्योकमे टाउनशिप में 2 बार और सिपाव टाउनशिप में 3 बार बमबारी की। इन हमलों में 38 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 3 बच्चे, 2 भिक्षु, 17 महिलाएं और 16 पुरुष शामिल हैं। वहीं 33 लोग घायल हुए, जिनमें 1 भिक्षु, 11 महिलाएं और 21 पुरुष शामिल हैं। इन हमलों में 56 घर, 1 इमारत, 1 स्कूल, 4 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हुई। नागरिकों को निशाना बनाने वाले हवाई हमलों के अलावा सैन्य बलों ने लगातार जमीनी आक्रमण, गांवों को जलाना, जबरन भर्ती, सामान ढोने के लिए मजबूर करना, मनमानी गिरफ्तारियां, यातनाएं और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को अंजाम दिया है। मानवाधिकार मंत्रालय नागरिकों के खिलाफ हिंसक सैन्य द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघनों और हमलों को दस्तावेजित कर रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई 2025 तक कुल 3191 हवाई हमलों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिनके परिणामस्वरूप 3405 नागरिकों की मृत्यु हुई। मृतकों में 18 वर्ष से कम आयु के 501 बच्चे भी शामिल हैं। इन हवाई हमलों के परिणामस्वरूप 274 स्कूल, 106 अस्पताल और क्लिनिक और 483 धार्मिक इमारतें नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पिछले 4 से अधिक वर्षों में, जब से हिंसक सैन्य ने नागरिक सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा किया, उन्होंने कुल 413 सामूहिक हत्याएं की हैं। आज की तारीख तक इन सामूहिक हत्याओं के कारण 4377 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतकों में 18 वर्ष से कम आयु के 470 बच्चे और 757 महिलाएं शामिल हैं। दमनकारी सेना ने अवैध और धोखाधड़ी से भरे चुनाव को जबरन कराने के प्रयास में संवैधानिक ढांचे को बदल दिया है और युद्ध अपराधों व मानवाधिकार उल्लंघनों को और बढ़ावा देना जारी रखा है। इन कार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उन्हें दस्तावेजीकृत किया जा रहा है। इसके जवाब में राष्ट्रीय एकता सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने और निष्पक्षता बहाल करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दमनकारी सेना ने अवैध और धोखाधड़ी से भरे चुनाव को जबरन कराने के प्रयास में संवैधानिक ढांचे को बदल दिया है और युद्ध अपराधों व मानवाधिकार उल्लंघनों को और बढ़ावा देना जारी रखा है। इन कार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उन्हें दस्तावेजीकृत किया जा रहा है। इसके जवाब में राष्ट्रीय एकता सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने और निष्पक्षता बहाल करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रलेखित जानकारी के अनुसार 81 पुष्ट मामले ऐसे हैं जिनमें व्यक्तियों को या तो जेल के गेट पर हिरासत में लिया गया या रिहाई के तुरंत बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी। इसके अलावा 84 व्यक्तियों के मनमाने ढंग से गिरफ्तार होने के बाद लापता होने की पुष्टि हुई है। यह जानकारी पॉलिटिकल प्रिजन्स AAPP के सहायता संघ द्वारा प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए एक प्रतिष्ठित भिक्षु यूथाविता अलिंका क्याल, जिन्हें 20 जून 2023 को मांडले के ओबो जेल से रिहा किया जाना था, हालांकि रिहाई के बजाय उन्हें जेल अधिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारी क्यावथू या के पास स्थानांतरित किया गया और उसके बाद से उनका कोई संपर्क दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे घटनाक्रमों को देखते हुए सभी जिम्मेदार पक्षों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2025 के जुलाई महीने में राष्ट्रीय एकता सरकार के तहत मानवतावादी सहायता और आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने वास्तविक जरूरतमंद लोगों को कुल 567.64 मिलियन म्यांमार क्याट MMK की सहायता प्रदान की। इस धन को निम्नलिखित रूप से आवंटित किया गया। 1 MMK 199.31 मिलियन 1,49,613 विस्थापित व्यक्तियों और युद्ध शरणार्थियों को आपातकालीन खाद्य आपूर्ति प्रदान करने के लिए। 2 MMK 35.23 मिलियन सक्रिय संघर्षों के दौरान जान गंवाने वाले 167 नागरिकों और घायल हुए 317 व्यक्तियों को मानवीय सहायता के लिए। 3 MMK 0.45 मिलियन राजनीतिक कैदियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल मानवीय सहायता के लिए। 4 MMK 303.77 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए। 5 MMK 5.25 मिलियन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट CDM के कर्मचारी और उनके परिवार के लिए। 6 MMK 11.63 मिलियन सामान्य मानवीय सहायता प्रयासों के लिए। 7 MMK 12.00 मिलियन कमजोर व्यक्तियों और उनके परिवार के लिए। दहशतगर्द सेना, जो अवैध और धोखाधड़ी भरे चुनाव को जबरन कराने के प्रयास में है, को क्रांतिकारी समूहों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जानकारी जातीय क्रांतिकारी समूहों के आधिकारिक बयानों के आधार पर सामने आई है। इनमें करेन नेशनल यूनियन KNU, अराकान आर्मी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA और करेनी नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी KNPP शामिल हैं। इस रुख के जवाब में राष्ट्रीय एकता सरकार ने सहयोगी जातीय समूहों और स्प्रिंग रिवॉल्यूशन समूहों के साथ अपनी एकजुटता को फिर से मजबूत किया है। इसके अलावा 2020 के चुनाव परिणामों के बाद स्थापित पाइदांगसु हलुत्तव का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ने 30 मार्च 2021 को 2008 के संविधान को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसलिए इस संविधान के ढांचे के तहत किए गए किसी भी कार्य, जिसमें दहशतगर्द सेना द्वारा योजनाबद्ध अवैध चुनाव भी शामिल है, को अवैध और वैधता से रहित माना जाता है। राष्ट्रीय एकता सरकार आगे इन अवैध कार्यों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले व्यक्तियों को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की चेतावनी देती है। राष्ट्रीय एकता सरकार सहयोगी जातीय क्रांतिकारी समूहों के साथ मिलकर संघ के स्वतंत्रता, न्याय और समानता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। यह प्रयास फेडरल डेमोक्रेसी चार्टर की राजनीतिक रोडमैप का पालन करते हुए एक शांतिपूर्ण संघीय लोकतांत्रिक संघ स्थापित करने की दिशा में है। इस बीच आतंकवादी सैन्य समूह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने और अपने द्वारा किए गए और अभी भी जारी युद्ध अपराधों और अत्याचारों के लिए दंड से बचने के उद्देश्य से एक अवैध और धोखाधड़ी चुनाव आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी क्रांतिकारी समूहों से आग्रह किया जाता है कि वे जनता के साथ एकजुट होकर इस जाल का विरोध करें और इसे पार करें। सामूहिक प्रतिरोध के इस आह्वान के साथ कार्यक्रम का सारांश समाप्त होता है। क्रांति विजयी होगी।